क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर लॉ ऑफ जो है वो 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये ध्यान कीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो क्या कहता है, आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ हम गुड्स को जो है वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि यूटिलिटी को मेजर करने के 3 मेथड हैं, एक कार्डिनल मेथड है, एक आपका ऑर्डिनल मेथड है और एक आपका रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड है। जहाँ कार्डिनल मेथड के अंदर यूटिलिटी को नंबर्स में मापते हैं, या आप ये कहें कि यूटिलिटी को जो है हम नंबर दे देते हैं कि जब मैंने पहली गुड्स का इस्तेमाल किया तो मेरे को 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला, है ना। उसके बाद में फिर जब मैंने दूसरी यूनिट का इस्तेमाल किया तो उससे कम मिला। अगर मेरे को पहली से 30 मिला तो दूसरी से 20 मिला, यानी कि कम होते हुए नंबर्स में देखते हैं। लेकिन ऑर्डर का जब हम बात करते हैं या ऑर्डिनल मेथड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम उनको नंबर्स नहीं दे सकते। तो हमें पता नहीं है कि यूटिलिटी जो है पहले से कितनी मिली और दूसरे से हमें कितना मिला। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका कंसेप्ट आता है कार्डिनल अप्रोच से। कहाँ से आता है? कार्डिनल अप्रोच से आता है। कैसे आता है कार्डिनल अप्रोच से? क्योंकि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि डिमिनिश करती है तो वहाँ हम MUX कहते हैं कि एक इकाई ली उससे हमें 30 यूटिलिटी मिली, जब दूसरी इकाई ली तो उससे हमें 20 यूटिलिटी मिली, तीसरी इकाई ली तो हमें यहाँ से जो है वो 5 यूटिलिटी मिली। यानी कि हमारी MU जो है वो कम होती चली गई जब हमने क्वांटिटी को बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाते चले गए MU कम होती चली गई। तो MU को हमने किस में मापा? यहाँ पर नंबर में मापा है। तो आप ये ध्यान करेंगे कि इसकी जब हम अजम्पशंस को रीड करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि यूटिलिटी जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो ये मानता है कि कांस्टेंट कंजप्शन होना चाहिए और यूटिलिटी को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि कार्डिनल अप्रोच की बात करता है। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा जो है यहाँ क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है, क्या कि जो यूटिलिटी है उसको किस में मापा जाता है। तो आप सभी को पता है कि उसको जो है हम यूटिल्स में मापते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है यूटिल का वो किसने दिया? तो आपको यहाँ 2 चीजें देखने को मिलती है। बहुत सारे बुक्स जो है वो कहती है कि डॉक्टर मार्शल जी ने यूटिल्स में मापने का कंसेप्ट दिया है। लेकिन इससे भी अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो हम ये कहेंगे कि यूटिल्स जो है उसका कंसेप्ट दिया था डॉक्टर बेंथम ने। ठीक है ना, बेंथम ने ये कंसेप्ट दिया था और उसका जो है वाइड यूज या कवरेज जो है वो डॉक्टर मार्शल ने किया। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ द वैल्यू ऑफ MUX, MUX बाई PY, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि MUX जो है PX, ठीक है, मोर देन है। तो मोर देन यहां मैं लिख देता हूं कि मोर देन किससे? MU बाई PY से, MU बाई PY से है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वो ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y से। क्लियर है बात? तो जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी X से ज्यादा मिलेगी तो आप जो पैसा है वो X के ऊपर ज्यादा लगाएंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास जो है वो MUX और MUY है। यहां आपने MUX लिया हुआ है 30 और यहां आपका MUX आया हुआ है 10। आपने ये 5वीं इकाई या 5वां रुपया जो है वो यहां पर आपने खर्च कर रखा है। अब आप 6ठे रुपए को खर्च करने की सोच रहे हैं, 6th जो आपकी यूनिट है पैसे की उसको खर्च करने की सोच रहे हैं। तो आपको पता है कि जब MU हमारा ज्यादा है, MUX हमारा ज्यादा है, तो यहां से जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और MUY से हमें जो यूटिलिटी है वो कम मिलेगी। तो आप इस रुपए को कहां खर्च करेंगे? सिंपल सी बात, आप यहां खर्च करेंगे क्योंकि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो यहां आप ये ध्यान करेंगे कि जब ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपका जो है वो ग्रेटर है अगर MUY से, तो आप MUX को ज्यादा खरीदेंगे।
अगर ये ऐसा होता कि लेस देन होता तो आप MUY को ज्यादा खरीदते, ठीक है। तो अभी ये इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि MUX/PY ग्रेटर देन है MUY/PY से, तो हम X वस्तु की गुड्स जो है वो ज्यादा खरीदेंगे और Y वस्तु की गुड्स को कम करेंगे। तो देखिए, विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड X एंड द रिड्यूस गुड Y। यस, ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो क्या कहता है, 25th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसीडर द प्राइस ऑफ मनी। देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि जो मनी है वो कांस्टेंट रहता है। डॉक्टर मार्शल ये मान करके चलते हैं कि MUM मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जब हमने पढ़ा है तो हमने ये देखा कि जो MUM है वो Y वस्तु के लिए या MUX वस्तु के लिए, वो दोनों के लिए क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। वो क्या रहेगा, वो एक रहेगा, ना वो लेस देन रहेगा, ना वो मोर देन रहेगा, ना वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा D1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेम वही क्वेश्चन जो है अभी आपको दोबारा से देखने को मिल रहा है जो हम ऊपर पढ़ करके आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो अजम्पशन है वो क्या है, देखिए, नो इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, कि कोई भी प्रेफरेंस जो है उसमें आपको टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चीज जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर आपको मिल रहा है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल अप्रोच की बात करता है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस यूनिट कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे तो वो आइडेंटिकल है, ठीक है, ये आप ध्यान देखते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर आता है वो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा कार्डिनल अप्रोच है, क्योंकि आपको अभी आप ऊपर पढ़ करके आए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, आपने यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही को पढ़ा है कि वो आपका होता है कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 वो कहता है कि शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि ऐसे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन बताते हैं। तो जब हमने IC कर्व को पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा था, तो IC कर्व आपको ये बताता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन आपके सेम यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि सेम यूटिलिटी देते हैं। लेकिन ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आप Y गुड को ज़्यादा ले रहे हैं, X गुड को कम ले रहे हैं। और ये एक जो है वो अलग कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप Y गुड को कम ले रहे हैं और X गुड को ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन और इनके बीच जितने भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये सारे ही कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं और फिर भी सेम सेटिस्फेक्शन को बता रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ राइट आंसर होगा। इंडिफरेंस कर्व की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो भी आपको यही कहती है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनके ऊपर आपकी यूटिलिटी एक समान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कंज्यूमर सरप्लस मीन्स। तो जब हम कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जितना कंज्यूमर देना चाहता है और जितना कंज्यूमर एक्चुअल में देता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, मैं इसको 2-3 एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप किसी शॉप में जाते हैं, आप किसी शॉप में गए और आपने वो जो चीज आपको जो परचेज करनी थी, सपोज कीजिए आपको जो है एक जीन्स परचेज करना था, तो आपने वो जीन्स जो है बाहर उस डमी पे देखा और आपको वो पसंद आ गया। आप उस जीन्स को परचेज करने के लिए शॉप में गए और उस जीन्स का आपने मन ही मन ये अमाउंट लगा लिया। आप मन ही मन ये चीज कंसिडर भी करते हैं, आप बहुत बार ऐसा करते हैं। आप ये देखते हैं कि मैं अगर इस जीन्स को खरीदने जा रहा हूं तो अगर ये 2000 रुपए तक की आ जाएगी तो मैं 2000 रुपए पे करने को रेडी हूं इस जीन्स के लिए। दुकानदार के पास में जब आप गए तो दुकानदार ने उसका जो अमाउंट है वो बोल दिया 1000, 1000 रुपए की जीन्स है। तो आप जो है उससे मोल भाव नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, सीधा 1000 रुपए देते हैं, क्योंकि आप देने को रेडी थे 2000 रुपए, आपने दिया 1000 रुपए, तो आपके 1000 रुपए जो है वो बच जाते हैं। इसको हम कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन बोल देते हैं।
तो एक तरीका तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम मन में उसकी जो है वो एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना दे देंगे, इसके लिए हम रेडी है, विलिंग टू पे हैं, लेकिन फिर एक्चुअल में जो हमने दिया उसका जो डिफरेंस आया वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। एक तो तरीका आप कंज्यूमर सरप्लस को ऐसे रीड कर सकते हैं। दूसरा, कंज्यूमर सरप्लस के लिए जब हम एग्जांपल लेते हैं वो हम एग्जांपल लेते हैं बोली का, ठीक है। जब बोली लगाई जाती है, ठीक है, तो बोली जब लगाई जाती है तो आप सपोज कीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है और कोई सी व्यक्ति है। तीनों जो है वो कोई ऑक्शन में चले जाते हैं और ए व्यक्ति किसी एक यूनिक स्टैचू के लिए बोली जो है वो लग रही है, तो ए व्यक्ति उसकी बोली लगाता है कि मैं इसको जो है वो 500 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हूँ, 500 तक मिलेगा तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। बी जो है वो ये मान करके गया है कि मैं 1000 रुपये तक इसके ऊपर परचेज कर लूंगा, और सी जो है वो ये मान करके गया है कि मैं 2000 रुपये तक जो है इसके ऊपर बोली लगा दूंगा। तो ए ने जो है बोली स्टार्ट की, उसने कहा कि 100 रुपये, तो दूसरे ने उसकी बोली बढ़ा दी, तो ए जो है वो लास्ट अपना बोलता है कि 500 रुपये में मैं इसको परचेज कर लूंगा, ठीक है, 500 रुपये। बी उसकी बोली लगा देगा, 500 से बढ़ा देगा, फालतू कर देगा, एक्स्ट्रा कर देगा। लेकिन अब इन दोनों के बीच जो है वो बिड चल रही है, तो बी जो है वो क्या करेगा, लास्ट बोली लगाएगा अपनी 1000 रुपये की, कि वो 1000 रुपये जो है मैं इसको पे करने को रेडी हूँ। अब सी को ये पता है कि एक ही कंपटीटर आपका बचा है बी, अगर मैं बी से थोड़ा सा भी ज्यादा देता हूं तो वो कहता है कि मैं 1100 रुपये दे रहा हूं इसके लिए, तो वो अब कितना देना चाह रहा है, 1100 रुपये देगा, तो वो बी को काट देगा और अकेला बच जाएगा। देना कितना चाहता था वो, 2000 रुपये देने के लिए आया था, दिया कितना उसने, 1100 रुपये, तो उसने 1100 रुपये दिए, कितने में से, 2000 रुपये में से, तो 1100 देगा तो उसके पास जो 900 रुपीज उसके पास बचेंगे, बैलेंस होगा, वो उसका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। तो जो हम विलिंग टू पे होते हैं और जो हम एक्चुअल में देते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस की जब हम बात कर रहे हैं तो द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ए पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जो वो एक्चुअल में देता है और जो वो विलिंग होता है पे करने का, वो आपका कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 29th क्वेश्चन क्या कहता है, The law of diminishing marginal utility will not hold good if the income of the consumer, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो अच्छा नहीं होगा। कब अच्छा नहीं होगा, जब कंज्यूमर की इनकम क्या हो, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी या कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज करेगी। देखिए आपने ये कहा है कि हम जो है वो कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहां हम जो है ये मानते हैं कि MUM आपकी कांस्टेंट है, MUM आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी, ध्यान से पढ़ लेना, आप ध्यान से समझ लेना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी तो आपके लिए 1 रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास अब पैसा जो है वो कम हो गया। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं, आप समझना इस बात को। सपोज कीजिए कि आपकी जेब में जो है 10,000 रुपए हैं और आप जा रहे हैं कहीं से, रास्ते में आपको एक भिखारी मिल जाता है कि कहता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। तो आप देखेंगे कि 10,000 रुपए हैं, माला माल वाली फीलिंग हमको आ रही है, तो फटाक से जो है वो 100 रुपए का नोट निकालेंगे और उसको दे देंगे, क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू अब हमारे लिए उस अमाउंट की रिस्पेक्ट में बहुत कम है। 10,000 रुपए हैं जेब में तो 100 रुपए हम दे देंगे फटाफट से उसको निकाल करके। अब सपोज कीजिए कि आपकी इनकम ही, आपके पास पैसा ही जेब में 100 रुपया है, तो क्या अब आप अपनी सारी अमाउंट जो है उसको पे कर देंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं उनको जो है 5 रुपये 10 रुपये में निकालने की कोशिश करूँ, असल में उसको मैं दूंगा ही नहीं। तो अब वो 100 रुपये का जो आपके लिए वैल्यू है वो बढ़ गया है। तो जब आपकी इनकम फ्लक्चुएट करती है, जब आपकी इनकम क्या करेगी, फ्लक्चुएट का मतलब बदलेगी। इनकम अगर आपकी कम होगी तो आपकी मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान करना है, जब इनकम फ्लक्चुएट करेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम जो होता है वस्तुओं के ऊपर, वो आपका काम नहीं करता है, फिर उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए ना तो आपकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, ना ही आपकी इनकम डिक्रीज होनी चाहिए। आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने पूछा कि कब ऐसा होगा जब गुड के ऊपर होल्ड नहीं हो पाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी,
बोथ ए एंड बी जो है, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकम हमारी बढ़ेगी या घटेगी तो फिर हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड के ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इंडिफरेंस कर्व के संबंध में सत्य नहीं है? एंड इंडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप, तो आपको पता है इंडिफरेंस कर्व का आपका ऊपर से नीचे नेगेटिव स्लोप होता है। यस। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, यस डाउनवर्ड भी होता है। टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट इक्विलिब्रियम, नहीं, दो जो है आपके इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं अगर हम सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं। तो क्योंकि हम सिंगल कंज्यूमर के संबंध में ही देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट सी जो है आपका ट्रू नहीं है। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये भी आप पढ़ते हैं तो ये भी आपका सेटिस्फाई करता है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज, यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो आपको मैंने अभी बताया था थोड़े दिन कल ही बात हुई थी हमारी कि यूटिलिटी जो है वो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी गुड की। तो पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स, तो आंसर जो है आपका ए आ जाएगा। और यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? यूटिलिटी जो है डैश 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 डिफर होती है पर्सन टू पर्सन। तो मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो है वो फंक्शन होती है किस किस का? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफर है तो हो सकता है कि एक ही इकाई से आपको दो अलग प्रकार की यूटिलिटी मिले। मैंने ये आपको समझाया भी हुआ है कि सपोज कीजिए कि मेरे को जो है वो एप्पल पसंद है और मेरे दोस्त को एप्पल जो है वो पसंद नहीं है। तो एक एप्पल है वो, उसको मैं अगर आधा आधा काटूं तो वो एप्पल तो सेम ही है, आधा एप्पल उसको दे देंगे, आधा एप्पल जो है मैं खाऊं। मेरे को एप्पल पसंद है तो मैं कहूंगा कि एप्पल तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया खा करके, बहुत यूटिलिटी मिली, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन मेरे दोस्त को अगर वो पसंद नहीं है तो वो कहेगा कि यार बस आज तो काम ही चला है, कोई इतना अच्छा था नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए यूटिलिटी जो है वो अलग हो सकती है और मेरे लिए यूटिलिटी जो है वो अलग हो सकती है। तो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आप कहेंगे कि ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वो कहता है डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंस आ सकता है। जैसे सुबह आप जब चाय पीते हैं या दोपहर को जब आप चाय पीते हैं तब आपको वो चाय जो है वो ज्यादा यूटिलिटी देती है। लेकिन आप जो है मिड टाइम में, या मैं ये कहूँ कि भाई आपने खाना खा लिया, सुबह 10-11 बजे आप चाय पी रहे हैं या रात को आप 10-11 बजे चाय पी रहे हैं, तो उस समय आपको वो चाय जो है वो उतना यूटिलिटी ना दे। क्यों? क्योंकि चाय का एक टाइम जो आपने फिक्स कर रखा है, अगर आप उसी टाइम चाय पीते हैं तो आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो टाइम टू टाइम पर भी जो है वो डिफर कर जाता है, यानी कि अगर समय बदलता है तो यूटिलिटी बदल सकती है। तीसरी बात आप देखिए वो क्या कहता है कि डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी कहा कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैसे? कि मैंने कहा कि मेरे को एप्पल पसंद है तो मेरे को एप्पल जो है वो ज्यादा यूटिलिटी देगा, और मेरे दोस्त को एप्पल पसंद नहीं है तो उसको वो यूटिलिटी नहीं देगा। लेकिन मेरे दोस्त को अगर मैंगो पसंद है, आम पसंद है, अगर हम उसको आम देंगे तो उसको वो ज्यादा यूटिलिटी देगा बजाय एप्पल के। क्लियर है बात? यानी कि एप्पल और आम में से अगर मेरे दोस्त को ज्यादा यूटिलिटी की बात करें तो वो प्रोडक्ट अगर मैंगो खाएगा क्योंकि उसको वो ज्यादा लाइक करता है तो उसको मैंगो ज्यादा यूटिलिटी देगा बजाय एप्पल के। तो ऐसे में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफरेंस जो है यूटिलिटी में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यानी कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंस हो सकती है, डिफर हो सकती है, टाइम टू टाइम डिफर हो सकती है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो डिफर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33। क्या कहता है? डैश 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 इंडिकेट द चेंज इन कंज्यूमर परचेजिंग हैबिट डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कहता है कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग हैबिट्स है उसको चेंज होते हुए देखते हैं। किसके ऊपर डिपेंड, किस पे करता है? डिपेंड करता है प्राइस वेरिएशन पे। तो आप ध्यान करते हैं कि जब प्राइस में चेंज आता है तो परचेजिंग हैबिट, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जब प्राइस जो है वो बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि डिमांड में हम देखते हैं कि प्राइस में चेंज से डिमांड में, यानी कि परचेजिंग हैबिट में चेंज हम यहाँ देखते हैं। तो ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल का।
ठीक है। डिमांड शेड्यूल टेबल देखते हैं हम, इसी को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं कि प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। डिमांड शेड्यूल जो है आप यहाँ कहेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका यह राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। 34th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूटिलिटी इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यूटिलिटी के रिगार्डिंग जो है वो सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। देखिए यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर ड्राइव्स बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यस, हम पहले भी शायद ये कल वाले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी जो है वो उसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, तो ये बात तो सत्य है। यूटिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक चॉइस, आप कहेंगे कि यस ये भी होता है। यूटिलिटी इज प्योरली सब्जेक्टिव, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर इंट्रोस्पेक्टिव है, ये भी होता है। तो यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल, तो यूटिलिटी हमेशा मेजरेबल नहीं है। यूटिलिटी जो है वो आप ये कहते हैं कि कार्डिनल अप्रोच भी हो सकती है, ऑर्डिनल अप्रोच भी हो सकती है, या रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच भी हो सकती है, तो ऑलवेज मेजरेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। यूटिलिटी कहाँ जो है वो अप्लाई करता है, कहाँ वो चीज को सेट बैठता है, कहाँ एप्लीकेबल है। ओनली फॉर सोशली डिजायरेबल गुड्स, कि वो सिर्फ और सिर्फ जो सोशली डिजायरेबल गुड्स है वहां आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फूड एटसेट्रा, तो आप कहेंगे फूड वगैरह में भी हम यूटिलिटी को देखते हैं। या ओनली फॉर हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर, सिगरेट एटसेट्रा, तो क्या आपको वहां भी यूटिलिटी मिलती है। तो आप कहेंगे कि यस, जो आदी है किसी चीज का, जिसको हैबिट है लिकर की या शराब पीने की, सिगरेट पीने की या नशा वगैरह करने की, तो उसको उन नशे वाली चीजों से यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। यूटिलिटी आपकी गुड्स, जो आपकी सोशल डिजायरेबल गुड्स हैं, फूड है, हाउस है, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल करता है। और हार्मफुल गुड्स हैं जैसे लिकर, सिगरेट, इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो यूटिलिटी जो है इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कहता है यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, दिस स्टेटमेंट इज, कि जो यूटिलिटी है आपकी वो एथिकली जो है न्यूट्रल है। अब आप इसको समझना, ये बड़ा ही अच्छा यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, समझना, मैंने कहा था कि जो यूटिलिटी है वो आपका फंक्शन है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर। और आप एक देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर फोकस करने की बात कहूंगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की बात कहूंगा। कैसे, देखिए ये एक एप्पल है, ठीक है, ये कोई एप्पल है, और इस एप्पल को जब हम देखते हैं तो ये एप्पल जो है, अगर मैं इस एप्पल को खाऊंगा तो मेरे को यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूं। यही एप्पल मेरा दोस्त खाएगा तो उसको हो सकता है मेरे से ज्यादा यूटिलिटी मिले, या हो सकता है मेरे से कम यूटिलिटी मिले। तो यहां जो बात आई वो आई सब्जेक्ट के ऊपर, कि सब्जेक्ट जो डिफर थे, इस वजह से वहां पे यूटिलिटी जो है वो डिफरेंस है, यानी कि डिफर है, अलग अलग है। लेकिन इस एप्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं खाता हूं तो ये एप्पल मीठा हो जाएगा मेरे लिए, और अगर मेरा दोस्त इसको खा रहा है तो उसके लिए ये कड़वा हो जाएगा। ये एप्पल जो है अपनी प्रकृति नहीं चेंज कर रहा है। ये एप्पल के अंदर जितना यूटिलिटी है वो मेरे लिए भी उतना ही है और मेरे दोस्त के लिए भी उतना ही है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा है, ये वही है, सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही जो एप्पल है वो मेरे दोस्त के लिए भी सेम है, उसके लिए भी जो है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम ये कहेंगे कि ये न्यूट्रल है। देखिए ये जो एप्पल है वो क्या है, न्यूट्रल है, मेरे लिए भी मेरे दोस्त के लिए भी। तो यहाँ आप कहेंगे कि यूटिलिटी जो है वो एथिकली जो है वो न्यूट्रल होती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू है। तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा ए, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी ए। तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है,
तो वहां पर हम जो है वो कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको पता है कार्डिनल कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्डिनल कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। क्या कहता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाई अंडर। सीधा सा आंसर है कि यूटिलिटी को कहाँ आप माप सकते हैं और कौन सा जो है वो क्वांटिफाइड है, कौन सा मात्रात्मक है। तो आपको पता है कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही आप ये देखते हैं कि यूटिलिटी जो है उसको मापा जा सकता है और उसको मात्रा दी जा सकती है। ऑर्डिनल के अंदर हम ये मानते हैं कि ना तो उसको मापा जा सकता, ना उसको मात्रा दे सकती, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑर्डर या रैंक दिया जा सकता है। तो यहाँ आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्डिनल अप्रोच ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मूवमेंट अलोंग गिवन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए कि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व जब होता है तो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आए, या मैं ये कहूँ कि ए से बी पे आए, या आप बी से ए के ऊपर आए। ठीक है, तो दोनों ही मामलों में आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व कर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं कर्व के ऊपर। ठीक है, तो जब मूवमेंट आप कर रहे हैं कर्व के ऊपर तो आप ये क्या कहेंगे कि यहां से पहले मैं वाई वस्तु के इतनी चीजों को परचेज कर रहा था और एक्स की इतनी चीजों को परचेज कर रहा था, ये कॉम्बिनेशन में ले रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये कॉम्बिनेशन ले लिया, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जब हम चलते हैं तो कहीं भी कोई भी पॉइंट पे चले जाएं सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर इन वाई वस्तु को छोड़ करके एक्स वस्तु को ले लिया, यानी कि इसको छोड़ा इसको लिया, क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा ना, आपको पता है कि इसको छोड़ करके दूसरी वस्तु को ले रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वाई को छोड़ करके एक्स ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 40 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। कहता है कि कौन सी इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषताएं नहीं है। तो अभी हम इंडिफरेंस कर्व को देख रहे हैं, तो हम जब इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से बनता है आईसी। इस आईसी में हम ये कहते हैं कि ये कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप कहेंगे सही बात है, ये इसकी विशेषता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये इसकी विशेषता है। नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड होता है, ये इसकी जो है वो विशेषता है। यू शेप्ड होता है, नहीं, ये ऐसा आपने नहीं देखा है, ये आपका सी शेप होता है। अंग्रेजी का जो लेटर है आपका सी, ये उसकी शेप का होता है, यू शेप का नहीं होता है। तो यू शेप जो है वो आपका यहाँ पर गलत है, और आपको जो है वो नोट ही बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, यू शेप्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, द पॉइंट एट विच द टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय ए कंज्यूमर इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। देखिए वो पॉइंट जहां पर टोटल यूटिलिटी आपकी क्या है, मैक्सिमम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ध्यान कीजिए बिल्कुल, हम इसको 2-3 बार कर चुके हैं। जब हमने ये वाला किया है कि टोटल यूटिलिटी आपका यहाँ है, जब ये मैक्सिमम है तो आप ये एक लगाते हैं निशान, जहां पर आपकी MU क्या होती है, आपकी MU यहाँ पर जो है वो 0 देखने को मिलती है। और इसको पॉइंट को हमने जो है वो बोला है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन याद आ रहा होगा आपको। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे क्या होता है, हमने कहा कि MU मैक्सिमम होगा, सॉरी TU मैक्सिमम होगा, MU आपका 0 होगा। तो अब ये कह रहा है कि जहां पर TU मैक्सिमम है तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो आपको ये ध्यान करना है, मैक्सिमम पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। लेकिन एक जो पॉइंट है आपका यहाँ भी बनता है, ये वाला कर्व जो है, आप जब यहाँ पर कर्वेचर को चेंज करवाते हैं, तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कर्वेचर को चेंज कर रहा है कर्व, वो पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आप ध्यान करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेज में, जहां पर आपका MU जो है वह शुरू में बढ़ना शुरू करता है, मैक्सिमम पे होता है, जहां पर आपका MU मैक्सिमम पे होता है, और आपका जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो ऐसे कर्वेचर चेंज करता है। ये चेंज किया उसने, ये वाला। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, वो यहाँ से ऐसे चला गया, यानी कि यहाँ पर उसने कर्व अपना कर्वेचर जो है वो चेंज कर लिया। अपना कर्वेचर चेंज किया, यानी कि इस पॉइंट से वो पहले ये वाला था और उस पॉइंट के बाद में ये वाला है। तो ये जो बीच का पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, यहाँ पर आपका MU जो होता है वो मैक्सिमम होता है,
ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पर आपका MU जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आपका MU जो है वो डाउनवर्ड होना शुरू होता है। तो आप ये ध्यान करेंगे, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ए वांट और नीड ऑफ ए कंज्यूमर इज कॉल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है गुड्स की और सर्विसेज की, वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी कि कोई गुड्स की प्रॉपर्टी है या पावर है, प्रॉपर्टी मतलब पावर है, गुड्स की पावर है या सर्विस की पावर है जो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी वांट को। तो आपको पता है कि पावर ऑफ ए गुड सेटिस्फाई आवर वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। कि यूटिलिटी हम यही तो पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की का वो गुण जो हमारी इच्छाओं को या हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इंडिफरेंस का वर टू कनकेव टू द ओरिजिन इट वुड इंप्लाइज। देखिए, इंडिफरेंस का वर टू कनकेव, अगर आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, कनकेव है, ये वाला आप पढ़ करके आए हैं। यहाँ पर भी आपका जो गुड होता है वो बैड होता है, और यहाँ भी जो आपका गुड होगा वो भी क्या होगा, बैड होगा। यानी कि बोथ गुड्स आर बैड, बोथ गुड्स आर बैड। जब बोथ गुड आर बैड होता है तब आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कनकेव बन जाता है। ठीक है, तो कनकेव बन जाता है। तो यहाँ जब हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व को, तो हमने देखा था कि ये आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका छोड़ना कम हो रहा था, जिसको हमने बोला था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि कनकेव है, ये इसका उल्टा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए आप कि आप ये जो है वो इस पॉइंट के ऊपर थे, ए पॉइंट पे थे, अब आप उतना ही छोड़ रहे हैं तो आपको कम कम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए सेम आप छोड़ रहे हैं, आपको कम कम मिलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, वहां क्या हो रहा था, हम सेम छोड़ रहे थे, हमको हर बार ज्यादा मिलना शुरू हो गया था। यहाँ क्या हो रहा है, उतना ही छोड़ रहे हैं, हर बार कम मिलना शुरू हो गया। तो वहां पे जब हमारा ज्यादा मिलना शुरू हुआ तो हमने कहा कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ देख रहे हैं। जब आपको अब यहाँ कम मिलना शुरू हो गया तो हम ये कह रहे हैं कि ये कनकेव टू ओरिजिन है और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन जो है वो यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, जब आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा XY का, तो आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। जब आपका इंक्रीजिंग MRSXY होगा तो वो आपका बनेगा कनकेव टू ओरिजिन। और जब आपका कांस्टेंट होगा, देखिए ऑप्शन ए में दिखा हुआ है कांस्टेंट, तो अगर आपका कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY है तो आपका वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको याद है स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है तो वहां पर आपका MRS क्या होता है, कांस्टेंट MRS होता है। ठीक है, जब दोनों वस्तुएं आपकी क्या हैं, बैड हैं, तो आपका जो है कर्व बनता है कनकेव टू ओरिजिन, और जब दोनों गुड हैं तो आपका जो IC बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं खत्म होती है। किसी बच्चे की कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज बोलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए परफेक्ट नॉलेज को, और सीखते रहिए ऐसे कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जैसा हमारा ध्येय है, हम आपको ऐसा कुछ सिखाने जा रहे हैं कि फिर आपको वापिस से सीखना ना पड़े, आपको फिर से जो है उन चीज़ों को देखना ना पड़े, आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ इन कंसेप्ट को समझिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज को। जय हिंद, जय भारत।